प्रवास करेंगे। इस सभा को भी सफल करना है और पन्ना प्रमुख तक का कार्य पूरा करना है। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय इस विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय भाई रामवीर जी आ चुके हैं। वो आपके साथ अपनी कुछ वार्ता करेंगे, तो आप लोग अपने स्थान पर बैठें। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। किसी भी गांव में आप गए होंगे, आपके इस मंडल में 70% गांव केवल मुस्लिम आबादी की हैं, जहाँ 10%, 5%, 7%, 12% हिंदू रहते हैं। और उन मुस्लिम गांव में भी क्या आपको मेरी कोई नाराजगी या कोई शिकायत नजर आई है? कोई आई? प्रवासी भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ, पैसे लेने की शिकायत, किसी को धोखा देने की शिकायत, किसी की जमीन कब्जाने की शिकायत कोई आई है? बताओ आप। और मुस्लिमों में कोई मेरे नाम पे कोई आक्रोश है क्या? है कोई आक्रोश? ना मुस्लिम में है तो हिंदू में तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। जिस पार्टी से हम सब लोग ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी से तो मुस्लिम लोग जो है थोड़े बहुत नाराज रहते हैं इंटरनल, लेकिन उनकी इंटरनल जो नाराजगियाँ थी वो हमने और आपने मिलकर दूर करी। गांव-गांव हम गए, हमने बताया गांव में कि 2012 से लेकर 2017 के बीच इस ग्राम पंचायत के अंदर, ये हमारे सिकमपुर पांडे के बैठे हुए हैं, इरफान और मुजाहिद, यहाँ एक भी फैमिली हिंदू की नहीं है। और कितने मतदाता हैं आपके यहाँ, जरा बताओ सम्मानित मंच को। है 2447 मतदाता इनके गांव में हैं, और ये तुरखन और वो शेखजादे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनके गांव में मुसलमानों को मेरा अयूब एक कार्यकर्ता था, तुर्क मुसलमान क्यों जुड़ा है? एक अयूब कार्यकर्ता था, 7 बच्चे थे उसके पास, और वो 7 बच्चों का वो उसका हार्ट फेल हो गया। और जब हार्ट फेल हो गया तो वो गरीब आदमी था, और मैं जब उसके यहाँ गया और मैंने उसकी हालत देखी, पहले से भी मुझे पता थी, लेकिन जब मैं गया तो उसका 10 साल से मैंने परमानेंट इलाज करा दिया, उसके बच्चों का और उसकी पत्नी का, और पूरी व्यवस्था करा दी और परिवार गोद दिलवा दिया है। हाँ वही बता रहा हूँ, वो परिवार गोद दिलवाया। परमानेंट इलाज का मतलब है परिवार गोद दिलवाया, और 4 से 4,500 रुपये महीने का सामान, 4 जोड़ी कपड़े साल में, और कहीं बीमारी गंभीर हो, ये सब व्यवस्था मैंने कराई। और उसके बाद एक बहुत गरीब परिवार था इनके गांव का, कुरैशी, वो लड़की थी सट्टू नगले की, इसी मंडल के गांव की, जहां 4000 वोट हैं सट्टू नगले में, और सबके सब शेख हैं या थोड़े से 10% ओबीसी हैं। वो वहाँ की लड़की थी और इनके गांव में ब्याही थी, उसे उस जमाने में 80,000 की भैंस थी। यही काम मैंने गांव के हर गांव में ऐसे ही 4-6 उदाहरण दिए, और गरीबों को सिलाई मशीन और ठेले और भैंस, और विधवाओं के लिए जो है उनके जीवन यापन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ बुजुर्गों को कंबल और युवाओं को ठेले, ये सब दिए। और विकलांगों को, दिव्यांगों को ट्राइसिकल साइकिल, व्हील चेयर देने के बाद 175 में 125 मुसलमान ऐसे थे जो खिचड़ के चलते थे बच्चे, और 52 हिंदू थे, 51। तो उन 176 का यहाँ से रिजर्वेशन करा के और उदयपुर भेजा नारायण सेवा संस्थान, और उनके घर का एक तीमारदार, और उनके लिए जो है पूरा खर्चा रहने का, खाने का, ऑपरेशन का, और 3 ऑपरेशन करा के आज जो खिचड़ के चलते थे बच्चे, आज वो मजे से दौड़ के चल रहे हैं। ये काम मैंने मुसलमानों में भी ज़्यादा कराया, क्योंकि हिंदुओं में विकलांगता कम है और मुसलमानों में ज़्यादा है, और मुस्लिम क्षेत्र है ये 65%। तो मुस्लिम का एक तरह आना, और उसके बाद जो बड़े थे दिव्यांग थे, जिनके पैर कट गए, पैर नहीं है, उससे चलना है, तो उनके कृत्रिम उदयपुर से टीमें मंगाई और उनके नाप कराए शिविर लगवा के, और फिर वो टीमें
फिर गई उदयपुर और उसी नाप का उनका पैर और हाथ बना के लाई और जूता लाई और जूते के बाद उन्हें पहना के गई और फिर जो है वो अब चलना शुरू हो गया गाँव। तो इस आधार पे गांव MBBS फिजिशियन डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन और मेडिकल जो है असिस्टेंट, मेडिकल स्टोर, फार्मासिस्ट और ड्राइवर और कंपाउंडर हर गांव में घूम के दवाइयाँ देने का काम किया एकदम फ्री में, जिसका खर्चा 4 गाड़ियों का 16 करोड़ रुपए था और डबल रिन्यूअल हुआ पिछले 10 साल में। तो इस बात की लोगों में एक हमदर्दी थी मेरे प्रति। और दूसरा, इस हमदर्दी के अलावा एक बड़ा मुद्दा क्या था बहन जी, कि बड़ा मुद्दा ये था कि गांव में कोई गांव ऐसा नहीं था। जैसे सीकमपुर पांडे के ये प्रधान है, बताओ इमरान तुम्हारे कितने तुरक जेल गए? 12 से 17 के बीच में लगभग कोई बचे ना जो विपक्ष था। कितने गए होंगे? 100, 150, 50, 25 सभा कार्यकाल में कम से कम 70-75 मुकदमे सीकमपुर पांडे में हुए। लगे। मुलजिम कितने थे उसमें? सभी को मुलजिम बना दिया उन्होंने। कम से कम 500 लोग जेल गए 5 साल के अंदर। 500 लोग सपा के शासन में बता रहा हूँ। जब सपा के शासन में 500 लोग जेल गए और मैंने ये अत्याचार होते हुए जो विधायक था, जो आज कैंडिडेट है, वो भी तुरक था। वो नुमाइंदगी करता था कि मैं मुसलमानों का कौम का नुमाइंदा हूँ, सरपरस्त हूँ। और जब मैंने उन्हें मुसलमानों को जाके समझाया कि भाई ये सरपरस्त है तुम्हारा, ये जालिम दहशतगर्दी बिठाल रहा है, मैं उसके गांव में भी बोला डोमगर के अंदर ये बात जाके, और उसके गांव में भी मैंने सामान बांटा। एक बार तो ये स्थिति आ गई कि CO और एडिशनल SP आ गए, बोले गांव से निकल जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। मैंने की हत्या ही तो हो जाएगी, मरना आज भी है, मरना कल भी है, तुम मिलकर मेरी हत्या करा दो उससे। मैंने यही बयान एक वीडियो बना के जारी कर दी 2 मिनट के अंदर कि ये मुझे ये धमकी दे रहा हूँ, मेरी हत्या हो सकती है, मैं गांव से तभी जाऊंगा जब ये पूरा सामान गरीबों के हवाले कर दूंगा, या प्रशासन मुझे ये लिख के दे दे कि ये मेरे गांव नहीं जाएंगे। 60% मुसलमान है मेरे गांव में, अगर ये मेरे गांव जाएंगे तो इसके गांव में आने में मुझे क्या दिक्कत है? और वहाँ 10% हिंदू है और उसमें भी जाटव है और कोई दूसरी कौम ही नहीं है डोमघर के अंदर। मुझसे पहले भाजपा का कोई व्यक्ति उस गांव में कभी रुका नहीं था। तो जब मैंने ये मुद्दे इनके उठाए और इन्हें जेल से, थाने से, हवालातों से निकलवाया और उन्हें ललकारा, चुनौतियां दी और ब्लॉक में उन्हें खदेड़ा, थाने में उन्हें बदतमीजी उन्होंने जब की, और मैंने जब राइफल उठाई और राइफल से जब गोली चलाई उसकी तरफ को, तो लैटरिन में जब 3 घंटे बंद हो गया SO के इंस्पेक्टर के कमरे में नहीं, उसके कमरे की बनी बाथरूम में, तो PSC बुलानी पड़ी मुर्दाबाद से, और PSC और कलेक्टर और कप्तान आए, तब उसके लड़के को पूरी समाजवादी आई तब मुंडा पांडे को छुड़ा के ले गई। ऐसा हुआ ना हुआ? हाँ। तो जब मुसलमानों ने देखा कि भाई ये आदमी में करंट है, और गांव-गांव मैंने उन मुकदमों की पूरी लिस्टें बनवाई, थानों से ली, और जब इन्हें जागरूक किया, और जब मैंने बताया कि मादरे वतन और भारत माँ और वंदे मातरम और मदर इंडिया एक ही बात है भाइयों, ये केवल शब्दावली का अंतर है। यहाँ का जितना मुसलमान है वो सबके पूर्वज हिंदू हैं, सबके। और जैसे ये मुजाहिद बैठे हैं, ये तो ठाकुर हैं, जितने 60,000 शेख पढ़ते हैं इधर, सबके सब ठाकुर हैं ये। अब इनके नामों में भी परिवर्तन करा दूंगा, जैसे ये मुजाहिद अली है ना, तो मुजाहिद राजपूत लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। मैं ये मुसलमानों में बोलता हूँ क्या आप मुजाहिद राजपूत, अकरम ये बैठा हुआ है वीरपुर थान से, अकरम राजपूत, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद में सब लिखते हैं। अहमद पुंडीर, अहमद हसन पुंडीर हमारे विधायक जी बैठे हुए, सियाना के में सब पिता सब अपना गोत्र लिखते हैं। 15 साल पहले किसी मुसलमान को ये नहीं पता था कि मैं कन्वर्टेड मुसलमान हूँ। अब बच्चे बच्चे को अपना गोत्र पता हो गया। इतना भयंकर काम बहन जी यहाँ क्या है। तभी तो मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ थोड़ा सा, इसीलिए किसी से ज़्यादा दबता नहीं हूँ मैं, और ना ज़्यादा किसी की परिक्रमा करता हूँ। ठीक है, मेरे लिए भगवान ने दाल रोटी का इंतजाम ठीक ठाक कर रखा है। तो आपने देखा मैं कार्यकर्ता को गले से लगाता हूँ, और मुझे जितना मुसलमान मिला, कोई कहता 25,000,
कोई कहता है 15,000, हमारी पार्टी कुछ और कहती है, लखनऊ के नेता कुछ और कहते हैं। लेकिन जितने भी मुसलमान मिले, सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें एक भी मुसलमान मेरे खिलाफ आज तक आवाज नहीं उठा रहा बगावत की। सबसे बड़ी बात यह है, जब मुसलमान ने मेरे खिलाफ बगावत की आवाज ही नहीं उठाई और मेरी चर्चा ही नहीं की बुराई की, न पैसे लेने की, न डीलर को दौड़ाने की, न प्रधान से वो करने की। यहाँ के एमएलए ने एक एक डीलर से 5 साल में 5-5 पैसे लिए और 3-3 साझेदार बना दिए, और प्रधानों से पैसे लिए, और लड़के की शादी बहन जी ने भी की है, और भाई साहब आप लोगों ने भी बहन की भाई की शादी की है। यहाँ के विधायक ने क्या करा, जो इस समय प्रत्याशी है, उसने प्रधानों को फिक्स कर दिया और डीलरों को कि उसके लड़के की शादी थी और किसी की लड़की की शादी हुई है, बहन जी की 2 लड़कियों की शादी हो गई, कोई लिफाफा दे गया तो उन्होंने रख लिया, और कोई ना दे के गया तो मांगा क्या, या कही क्या यार तू लिफाफा ना दे के गया, चौहान साहब तुम आए, भजन लाल तुम आए हैं, तो कट्टा जी तुम आए, लिफाफा ना दे के गए, ये प्रचार कर। उसने क्या करा कि फिक्स कर दिया, बड़ी ग्राम पंचायत 50,000 का लिफाफा प्रधान देगा, और खोल के देगा, लिफाफा बंद करके नहीं लाया, खोल के देगा 50,000 की गड्डी। और छोटी ग्राम पंचायत का 25,000 वो भी खोल के देगा। बड़ा डीलर 50,000 और छोटा डीलर 20,000 रुपए खोल के लिफाफा देगा। अब मैंने यही मुद्दे गांव-गांव उठा दिए, इन्हीं को गांव-गांव तक जन तक फैला दिया कि भैया लड़के की शादी में वलीमा की दावत में भी पैसे ले रहा, तुम्हारा कैसा नुमाइंदा है, कैसा सरपरस्त है जो तुमसे वलीमे की दावत में, लड़के की शादी में तो कोई ना लेता पैसे, ये तो लड़कियों की शादी में ना मांगते, ये तो लड़के के वलीमा में भी दावत ले रहा। तभी तो मुसलमान में कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ऐसे नहीं आए मुसलमान, ये कोई समझ रहा हो कि ये सरकार बन गई तो इस वजह से आए हैं। 9 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, 8 में इतना बड़ा रेलम पेला मुसलमान का नहीं होगा। आप किसी भी गांव में चले जाओगे, 4 ग्रुप हैं, 4 मुड हैं, और चारों में बैठोगे तो बुराई नहीं मिलेगी, हमदर्दी मिलेगी। मैं जहां भी जाता हूं पैसा भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिल रहा। 5,000, 10,000, 1,000, 100 रुपये भी मुझे लोग देने वाले हैं, भैया 100 रुपये रख लो। मैं मना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। तो जो 100 रुपये दे रहा है ना मुझे, बात 100 रुपये की है, 1 लाख की नहीं है, बात उसके भाव की है कि उसका भाव मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। तो ये मैं समझता हूँ उसके भाव को। 1 लाख का काम भी, आप लोग आते थे मेरे पास, कितने लोग आते थे आपके विरोधी कि साहब 2 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो और हमारी मदद कर दो। विरोधी, आप लोगों का विरोधी के घर नाटो में गया, खास तौर से मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। यहाँ कितने मुसलमान हैं, जरा हाथ खड़े करें, बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख और सेक्टर प्रभारी। क्या बीजेपी इनके बगैर सफल हो सकती है? बूथ पे खड़ा होने वाला, उस गांव में रिसीव करने वाला और बिठाने वाला आदमी नहीं था। मुझे भी 10 साल बैठने के लिए जगह तलाश करनी पड़ी, 15 साल, तब मैं आज घर घर में और मोहल्ले मोहल्ले में बैठने की क्षमता रखता हूँ अपने क्षेत्र में। है आज 100-100 रुपए, 50-50 रुपए, माए जो है बुढ़िया आती हैं, लल्ला यहाँ को हाथ रखती हैं और मेरे हाथों को चूमती हैं, तो पता चल जाता है ना कौन कौन असली है कौन नकली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हुआ है। मैंने मुसलमानों में भी उनके विरोधी के जिन्होंने उन्हें सपा में दुखी करा, मैं उनके यहाँ नहीं गया। उन्होंने मुझसे कहा कि दावत खाने आ जाओ, चाय पीने आ जाओ, हम तुम्हें 2 लाख रुपए का हार पहनाएंगे। मैंने कि अपने पास रखिए 2 लाख रुपए का हार, मेरा 200 रुपए का या 2 रुपए का कार्य करते ही मेरे लिए अपने आप पर्याप्त है। मैं उसी के साथ रहा, झंडा खोटा कर, मैंने उसे डांट भी दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं डांटा है। मैंने अपने कार्यकर्ता को डांटा भी और प्यार भी करा और झपटा भी, लेकिन काम भी पतनाला मैंने वहीं गिराया जहाँ गिरना था। कभी एक मुसलमान बागी नहीं हुआ, एक भी। दम करके भी अगर मुस्लिम है तो जुड़े या हटे मुझसे? तो भाइयों ये सत्ता है आज। और उस समय मुसलमान में ले गए जब अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जुबैर बिन सगीर इस जिले का कलेक्टर था और सर्वेश यादव विधानसभा का पर्यवेक्षक था। 5 मुकदमे मुझ पे लगा दिए थे
मेरे कार्यालय सील कर दिए थे परमिशन होने के बाद, गाड़ियों को भी सील कर दिया गया था परमिशन होने के बाद, और कलेक्टर ने और पर्यवेक्षक ने मुझे घूमने नहीं दिया। हर जगह मेरी वीडियो बनने लगी थी, आपको तो पता ही है ना, हर जगह वीडियो आगे पीछे गाड़ियां रहती थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तब उस जमाने में मुसलमानों ने वोट दे दिया, तो क्या आज मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा? है? आज भी देगा और खुले होके देगा। और आपको मैं बता दूं, कई लोग कह रहे कि टोपी पहन ली रामवीर ने, मुसलमान समाजवादी के लोग बड़े बेचैन थे, जावेद खान वगैरह। अरे भाई, ये इनके पूर्वज हिंदू, इनकी इबादत करने का तरीका ही तो बदल गया है। और क्या बदला है? डीएनए तो वही है, हजारों साल का डीएनए जो इनका विधायक जियों का के है, दादा परदादे के, और 50-50 पीढ़ी पहले। डीएनए कभी चेंज नहीं होता। इबादत करने का तरीका और पहनने की वेशभूषा बदली है, बस केवल 2 चीजें बदली हैं, बाकी सब चीजें वही हैं। हाथ पैर नाक कान सब डीएनए, खून का रंग सब कुछ वही है। तो मुसलमानों ने, जब नेताओं ने ये मुद्दा उठाया, तो मुस्लिम मौलानाओं ने और इमामों ने क्या कहा कि हमने जिन लोगों को 30 साल अपना सरपरस्त बनाया था, अपना मालिक बनाया था, हमने अब रामवीर को टोपी नहीं पहनाई है, उसे जिम्मेदारी सौंपी है, अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। ये मुसलमानों के बयान आ गए, मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम ये बयान दो। जहाँ जहाँ मीडिया के लोग गए, सैकड़ों मीडिया घूम रही है, 9 चुनाव है और प्रदेश में लाखों मीडिया के पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा कि रामवीर को जिम्मेदारी दी है हमने, टोपी नहीं पहनाई, और वो इतना महारथी आदमी है, टोपी पहनेगा भी ना किसी से। टोपी का मतलब, पहनाने का मतलब कि बेवकूफ बनाना, टोपी का मतलब चूतिया बनाना, बेवकूफ बनाना। तो उन मुसलमानों ने कहा कि वो चूतिया और बेवकूफ नहीं बन सकता, हम उसे जानते हैं कि टोपी नहीं पहनाई है, हमने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत और सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हाथों में 30 महीने के लिए सौंप रहे हैं। 30 महीने के लिए, 2.5 साल, उन्हें 30 साल दी, अब 30 महीने से दंड है। और इसने 30 महीने में हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो इसे गांव में घुसने भी नहीं देंगे। जैसे आज रिजवान को नहीं घुसने दे रहे, तुर्कों के गांव में रिजवान घुस नहीं पा रहा 4 पहिए की गाड़ी से। उसने अपनी चुनाव लड़ने की परिस्थिति को बदल दिया, और क्या कर दिया, उसने अब प्रचार मोटरसाइकिलों से शुरू कर दिया है, उसने प्रचार मोबाइल के कन्वेंशन से शुरू करा दिया है गांव गांव। तो हमें अति उत्साह में नहीं आना है। अभी डगर बहुत आसान नहीं है, कठिन है, कठिन डगर है, नहीं है या आसान है? हमारे 4 गांव में 4 मुद्दे हैं, तो 100-150 वोट हमें दिला देंगे। बाकी भैया 1500 आम जनता भी है, वो स्वतंत्र है, हम अच्छे लगेंगे हमें वोट, ईमान अच्छा लगेगा ईमान को वोट, और दीन अच्छा लगेगा तो दीन को वोट, वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं भी? तो हमें तैयारी बहुत तगड़ी करनी है, और विरोधियों की हर चाल पे, हर कदम पे बिल्कुल निगाह रखनी है। मैंने इन मुस्लिम भाइयों को समझाया कि शकील और खलील 2 लोग हैं हमारे यहाँ के मुसलमानों से। आप विधायक जी पूछोगे ना, पूछोगे जन्नत कहाँ है, तो ये क्या बताएंगे, कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों में। और है ही, माँ के कदमों में तो है। अब मैं गाँव गाँव गया, ये माँ के कदमों में बताया, मैंने इनसे ही सीखा। मैंने भाई माँ के कदमों में तुम जन्नत बताते हो, ये बताओ माँ के कदमों में जन्नत क्यों है? अब्बा की अम्मा के कदमों में क्यों नहीं है जन्नत? वो तो और बड़ी अम्मा, उसके कदमों में क्यों नहीं है? तो कोई जवाब नहीं। खाला के कदमों में क्यों नहीं है? तो कोई जवाब नहीं। आपा के कदमों में क्यों नहीं है? तो कोई जवाब नहीं है। तो मैंने इन्हें बताया कि इसलिए नहीं है कि वो 9 महीने गर्भ में रखती है, फिर सब पीड़ा के बाद जन्म देती है, और खुद गीले में सोती है, और तुम्हें सूखे में सिलाती है, खुद भूखा रहती है, और तुम्हें खाना खिलाती है। इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत होती है। ये गांव गांव, आज हर गांव में हर मुसलमान को ये बात पता होगी कि माँ के कदमों में जन्नत क्यों होती है भाइयों। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, शकील और जमील 2 भाई हैं सगे, अब्बा का इंतकाल हो गया, अब जन्नत बच गई, जिसके कदमों में जन्नत है वो है, अम्मा बच गई। अब 20 बीघे जमीन है,
तो 20 बीघे जमीन है और जन्नत जिसके कदमों में है वो भी है। अगर दोनों शकील और जमील कहें कि भैया 10-10 बीघे को तैयार हो जाए तो खुशी खुशी से ले लेंगे। अगर एक 8 ले और एक 12 ले तो तैयार ना होते, मेड़ भी टेढ़ी हो जाती है तो तमाम कत्ल हो गए। हमारे यहाँ हिंदुओं में भी हो गए और मुसलमानों में भी हो गए, गोलियां चल गई, खून खप्पड़ हो गए, सर फूट गए। तो मैंने कहा आप जन्नत को छोड़ने तो तैयार हो, जिसके कदमों में जन्नत है उसे कोई भी ले ले। ना जमील को एतराज ना खलील को एतराज। कि तू रख, मैं रख लूँ तो बोले भैया रख ले, मैं रख लूँ तो बोले रख ले। उसे छोड़ने तैयार हैं, जमीन को छोड़ने तैयार नहीं है। तो मैंने इन्हें ये भी समझाया गांव गांव जाके कि जमीन को इसलिए आप छोड़ने तैयार नहीं हो क्योंकि ये माओ की भी माँ है। माँ ने पैदा कर दिया, 5 साल 7 साल आपको बड़ा कर दिया, फिर आपका मल मूत्र, आपके शरीर की गंदगी इस जमीन में अंदर गई। उसके बावजूद भी ये जमीन आपको अच्छे वृक्ष के माध्यम से ऑक्सीजन दे रही है, अच्छा अनाज दे रही है, अच्छे फल दे रही है, और उसके बाद मरने के बाद भी 4 गज जगह दे रही है, अपने सीने से लपेट रही है। इसलिए ये माँ की भी माँ है। और जितना ये जमीन आपकी तो 20 बीघा है, लेकिन भारत की जितनी ये जमीन है, ये भारत का जो भूखंड है, यही भारत माँ है। इसे भारत माँ कह लो, मादरे वतन कह लो, या वंदे मातरम कह लो, या मदर इंडिया कह लो। तब उन्होंने भारत माता की जय बोलना भी शुरू किया। ऐसे ही नहीं किया इन्होंने। भारत माँ की वे जय बोलने वाले मुसलमान हैं इस इलाके में, तो ऐसे बोले हैं। ये जान उड़ा दी गई है। 2 मोटरसाइकिल बनाई गई, आप लाओ, एक 40 की स्पीड से चलाओ और एक 80 की चलाओ, तो कौन से जल्दी खराब होगी? 80 वाली। तो मैं 80 वाली स्पीड से चलाऊं, आपके लोंडे की उम्र का हूं और बुढ़ा हो गया, आप जवान लग रहे हो मुझसे। देख रहे हो इनके चेहरे पे कितना तेज है और मेरा चेहरा बुझ गया। तो 80 की स्पीड से भाइयों चलाऊं आपके बीच में, तब ये हालत मेरे शरीर की और मेरी हो गई है। तो ये मौका इस बार 3 बार मौका मिला, मैं हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मैं इन जालिमों को, दहशतगर्दियों को चुनौती देता रहा, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। और मैं यहाँ के मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज तो जो है वो है ही, मुस्लिम समाज को भी जागरूक करता रहा कि आप फिरका परस्ती में मत फंसो और ये दीन की और इस्लाम की बात छोड़ दो। वो आते थे, गुनाह करते थे, और गुनाह करने के बाद इनकी जेबें काटते थे, इनके सर कलम करते थे, इन्हें 400-400, 300 लोगों को जेल भिजवाते थे, और उसके बाद आते थे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे और गोदी झोली फैला देते थे कि अल्लाह रसूल के वास्ते वोट दे दो, तो ये सब गुनाह भूल जाते थे। लेकिन अब ये उनके गुनाह नहीं भूलना है, इतना मैंने इन्हें आगे बढ़ा दिया है कि अब गुनाहों की कोई माफ़ी होने वाली नहीं है। इस बार हो जाएगी क्या भाई? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, आपके गुनाह माफ़ कर दो कि क्या? हाँ। तो इस तरह के वो जाल खेलते थे, इस तरह की चालाकी करते थे। और वो इन्हें लूटते कैसे थे? उन्होंने अपने 2 आदमी खड़े कर दिए, अपनी जेब से 50-50, 60-60 हज़ार दे दिए, और इनमें कंपटीशन करा दिया करते थे। क्या कंपटीशन? कि यार इसने 50 दिए तो मैं 1 लाख दूंगा, इसने 1 लाख दिए तो वो 1.5 लाख दूंगा, उसने 1.5 लाख दिए तो 2 लाख दूंगा, विधायक मेरा नज़दीक हो जाएगा, और इनमें प्रतिद्वंदता बढ़ जाती थी। आज नोट देने की, हार देने की प्रतिद्वंदता नहीं है, आज भी मुसलमानों में प्रतिद्वंदता पैदा हो गई है। और वो क्या? बताओ जरा, मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, क्या प्रतिद्वंदता है? बताओ यार। आजम प्रतिद्वंदता का मतलब नहीं समझ रहे? बस मुसलमानों में जो गांव गांव छुड़ गई है, जो तुलनात्मक हो गया है कि भैया मैं ज़्यादा वोट दूंगा और मैं ज़्यादा वोट दूंगा। उस समय नोट था और इस समय वोट देने की प्रतिद्वंदता शुरू हो गई है कि मैं ज़्यादा नज़दीक पहुंचूं और मैं ज़्यादा नज़दीक पहुंचूं, और मुझे रामवीर करीम से जाने और मुझे रामवीर करीम से सुने और मेरा भरोसा करे और मेरा भरोसा करे। आज ये प्रतिद्वंदता मुस्लिम भाइयों में व्याप्त हो गई है, घर घर, जन जन में, गाँव गाँव में और गली गली में ये व्याप्त हो गई है। तो ये व्याप्त करना, यमुना को गंगा में मिला देना और संगम बना देना, ये कोई मजाक खेल नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी है, बहुत त्याग करना पड़ा है। मैं 100 गज के मकान में रहता हूँ मुरादाबाद के अंदर, आप सबको पता है ना, 100 गज का मकान है। स्कूल पे इसलिए रहता हूँ मैं, 25 लोगों से ज़्यादा की बैठाने की जगह नहीं है।
25 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते मेरे घर में एक टाइम में, और 20 ही बैठेंगे। तो मैं स्कूल पे इसलिए रहता हूँ कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो लोगों की बात इत्मीनान से सुन लेता हूँ और मिल लेता हूँ। तो भाइयों, मैं भी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना सकता था अगर मैं चाहता इन 7.5 साल में, तो 2000 मीटर की कोठी इन मुसलमानों से पैसे लेके बना लेता। लेकिन 1 रुपया मैंने मुसलमान से लिया नहीं, तभी ये मुसलमान आज तक मुझसे जुड़ा हुआ है। हिंदू से तो लूँगा क्या जब मैंने मुसलमान से नहीं लिया, तो तभी ये जुड़ा हुआ है और आक्रामक रूप से, एग्रेसिव रूप से मेरे साथ है। तो भाइयों, मैंने कई नेताओं को बताया कि मुसलमान मुझे मिलेगा, तो हमारे कई नेतृत्वकर्ताओं ने ये माना कि भाई वो दौर और था 17 का और ये दौर और है। लेकिन दौर और जगह बदल गया है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी कुनर की क्षेत्र में ये दौर बदला है क्या भाई? है? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, बताओ जरा, ये दौर बदल गया क्या? यहाँ दौर नहीं बदला है, अभी वही दौर है और वही दौर आगे भी बना रहेगा। ये सब के सब राजपूत लिखने लगेंगे थोड़े दिनों के बाद। हाँ, समझे भाइयों? क्योंकि हैं राजपूत ये, इसलिए तो लिखेंगे, जबरदस्ती थोड़ी है। हमारे कुंवर बासित अली हैं, वो राजपूत हैं। यहाँ एक गांव है खड़गपुर जगतपुर से, कौन आया है? जरा हाथ खड़े करें। है प्रधान जी बैठे हुए हैं। खड़गपुर जगतपुर में आप चले जाओ, सबके सब मुसलमान हैं, और जाके पूछ लो किसी भी गांव में, उसके आसपास होलपुर मदनापुर, कि भैया हमें ठाकुर वाले मोहल्ले में जाना है। आज भी 500 साल के बाद खड़गपुर जगतपुर में कौन सा मोहल्ला है? ठाकुर वाला है ना है। और जब ठाकुर वाले मोहल्ले में जाओगे तो सबके सब भैया टोपी और दाढ़ी वाले आएंगे। आप चक्कर में पड़ जाओगे विधायक जी कि यार मैं तो ठाकुर हूँ, कहाँ गए, ये ठाकुर थोड़ा ही है। लेकिन आज भी निशान है और ठाकुरों का मोहल्ला कहलाता है। चूहा नगले से कौन आया भैया? चूहा नगले से। चूहा नगले में एक भी हिंदू नहीं है, और चौहान नगला हुआ करता था वो कभी, आज वो चूहा नगला हो गया जब से कन्वर्जन हो गया। तो इन्हें ये जानकारी है। सट्टू नगले में, सट्टू नगले से कौन है? सबके सब त्यागी, त्यागियों से और राजपूतों से शेख बने हैं। यहाँ जो त्यागियों से बने हैं वो चौधरी हैं, और जो राजपूतों से बने हैं वो सब शेख हैं। और सबके सब 3,000 वोटों में 30 वोट हिंदुओं के हैं, वही वाल्मीकियों के हैं। तो उनकी स्थिति क्या होगी? लेकिन 450 वोटों पे मैं पहुंच चुका हूँ। और अब 1000 से पार करूंगा, 1000 से पार, क्योंकि आज मेरे साथ उस गांव की बड़ी हस्ती जो 17 में अखिलेश जी जिसे हेलीकॉप्टर में उठा के ले गए थे, 5 बार विधायकी रही है उस घर में, 5 बार। आज वो मेरे साथ तन से, मन से और धन से। और वो ही नहीं है, जब मैं उनके घर गया तो सब्बू की पत्नी ने मुझे 11,000 का तिलक किया, मेरा 11,000 रुपये से। आज महिलाओं ने तिलक किया है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में सब चीज़, ये हवा में नहीं है भाइयों। आप किसी भी बात में पढ़ना नहीं है, दृष्टि जमाए रखना है। चूहा कहीं भी छेद कर सकता है, किसी भी चद्दर को काट सकता है, किसी भी पलंग को काट सकता है। उस चूहे पर बिल्ली की तरह झपट्टा मारते रहना है हर समय। बिल्ली बने रहना है, चूहों के लिए बिल्ली बनने का काम करना है। और चिंता ना करो, आपके मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता ना हुआ और ना कभी होगा, ना कभी बेईमानी हुई, ना कभी होगी। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये तुम्हारा भाई तुम सबके साथ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बड़ा हो या छोटा हो, दलित हो या पिछड़ा हो, अगड़ा हो या मजदूर हो या महिला हो, सबके साथ खड़ा रहूंगा। मैं 30 महीने, इसलिए ये टेलर आ गया बीच में, ये पिक्चर 30 साल की पिक्चर देखी है इस इलाके में। आगे भी पिक्चर मेरी नहीं होगी, मैं जानता हूँ, मेरे पास कोई चश्मा लगा हुआ नहीं है। लेकिन 30 महीने का पिक्चर के बीच में एक टेलर आता है ना, कुछ लोग तो पान खाने चले जाएं, कुछ बीड़ी पीने चले जाएं, कुछ ठंडा पीने चले जाएं, कुछ खीले लेने चले जाएं, सिनेमा घर में देखा ना, कुछ लोग बैठे रह जाएं, बहन जी जैसे लोग। तो ये देखे रहे तो एक टेलर आता है, उस टेलर को अगली पिक्चर का संकेत देता है कि अगली पिक्चर कैसी आ रही है। तो ये टेलर है, ये टेलर है। अगली पिक्चर फिर इन्हीं की होगी, शेख भाइयों की, तुर्क भाइयों की, इन्हीं के युवाओं की और इन्हीं के लोगों की। लेकिन ये टेलर से
एक तो पिछले कारनामे आदमी तुलना कर लेगा और उन्हें जितनी नफरत है और ज़्यादा उन्हें दुत्कारेगा, और आने वाले को जो भी एमएलए बनेगा उसे ये नसीहत देगा कि रामवीर की तरह काम करना बेटे, उसकी तरह जनता को फायदा पहुंचाना। ये उसे नसीहत हो जाएगी, वो गलत काम फिर जीवन में अपने कर नहीं पाएगा जैसे इन 30 सालों में किया है। और इस सरकार में एक बात और बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, ध्यान देने की बात है। 1700, 1800, 2200 मुकदमे थानों में दर्ज हुए। 7 थाने पड़ते हैं हमारी विधानसभा को, 3 थाने पूर्ण हैं और 4 थाने आंशिक हैं। 7 थानों में 1700, 1800, 1500, 1200 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे। आज विधायक जी यहाँ पर 400 मुकदमे क्रॉस नहीं होते किसी भी साल, तो हजारों मुसलमानों का मुकदमा ज़्यादा ना होना ये फायदा है। तमाम बागी चैन से रह रहे हैं और तमाम मुलजिम चैन से रह रहे हैं। वो जंगलों में अपना समय काटते थे, ईखों में समय काटते थे, झूठे मुकदमे लिखवाए जाते थे, वो वहाँ तरसते थे और उनकी बहन बेटियां और माएँ घरों के अंदर तड़पती थी और तरसती थी। वो जेल जाते थे या थाने में होते थे तब उनकी बहन बेटियां अपने घरों में तड़पती थी और तरसती थी और उन्हें केवल एक ही आदमी दिखाई देता था इस पूरे क्षेत्र में, और वो कौन था? केवल रामवीर दिखाई देता था। महिलाओं के मुझ पर फोन आते थे, बेटियों के, बहनों के, माओं के, कि भैया ऐसा हो गया, चच्चा ऐसा हो गया, ताऊ ऐसा हो गया, और मैं उस फोन पर उसका काम करता था। तो ये ऐसे खून पसीने से और तपस्या से खड़ी हुई ये सेना है, और मैंने कभी लैंडी सेनापति नहीं रहा मैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बूथ स्तर पे जो सेना है वो मेरी तरह ही बन जाए 15 दिन के लिए, और कोई तुम्हारी तरफ को, तुम तो जानते ही हो ना कि तुम्हारी तरफ को जो है कोई आंख मिलाने की हिम्मत करता था। जिस पर मेरी मोहर लग गई कि ये रामवीर का आदमी है, उसे किसी ने टच करा आज तक? हिंदू की तो बात छोड़ दो, किसी मुसलमान को भी टच नहीं करा कि ये रामवीर का आदमी, इससे मत बोलो नहीं तो ऐसी तैसी कर देगा। आज जो तुमसे बोल जाएगा ना इस चुनाव में, उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा सब लाल करवा दूंगा मैं, चिंता मत करना। तुम्हारा राज होगा पोलिंग स्टेशन पर, बूथ पर, जो तुम चाहोगे वो होगा, और जो इधर उधर का कोई अबीला होगा वो ना गांव में और ना क्षेत्र में आपको दिखाई नहीं पड़ने का, क्योंकि अगर वो ऐप करेगा तो हम कमजोर हैं। कमजोर आदमी के लिए क्या बना हुआ है? अगर कानून बना हुआ है ना, और कानून से पहले क्या बना हुआ? थाना। हर पिटने वाला आदमी कहाँ जाता है? थाना। अगर तुम्हें कोई हरकत करे तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की, तो तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, मुझे बताना है, मैं थाने में तुम्हारी बात रखूंगा। कमजोर आदमी के लिए थाना है, और थाना उन्हें सबक सिखाने का काम करेगा, उन गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को और दलालों को। तो चिंता नहीं करनी है। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना पड़ा कि हमारे सम्मानित अतिथिगण आए हैं, उन्हें भी ये अब यहाँ रहेंगे, आप में जाएंगे, जन जन तक पहुँचेंगे, तो भौगोलिक और सामाजिक जानकारी जरूरी होना है। जब तक भौगोलिक और सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र में काम किया जाना, उसके अनुसार अनुरूप काम किया जाना आसान नहीं है। तो भाइयों, अनुकूल काम तभी होता है जब जो है सामाजिक और भौगोलिक ज्ञान होता है। तो मैं आप सभी साथियों का हृदय से नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, एक सूचना के साथ कि